नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आज मैं सार्थक सिंह आपके पास आया हूँ लेकर एक और वीडियो। तो बेसिकली ये है इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, है ना? तो बेसिकली जब भी हमारा स्क्रीनिंग ख़त्म होता है, तो उस शाम को हम लोग का पीआईक्यू फॉर्म भरना था। अब पीआईक्यू फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि पीआईक्यू फॉर्म की 3 कॉपी होती हैं, एक जाता है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, एक जाता है आपके जीटीओ के पास और एक जाता है आपके साइकोलॉजिस्ट के पास। एंड ये तीनों आपने जैसा भी परफॉर्म किया है उनकी फील्ड्स में, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क्स एंड साइकोलॉजी में एंड पीआईक्यू, उन दोनों को बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या है, बंदा दोनों तरफ सेम है कि नहीं या फिर काफ़ी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही हैं। और इन जनरल मतलब एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। पीआईक्यू वो चाबी हो जाती है जो हर कैंडिडेट जैसे ताले को खोलने के लिए काफ़ी मददगार हो जाती है, ठीक है? इसीलिए पीआईक्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड पीआईक्यू में हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए हैंडराइटिंग अच्छी होने के लिए और थोड़ा मतलब नीटनेस। अभी नीटनेस पूरे सारे साइकोलॉजी में आपको नीटनेस की एकदम अच्छी ज़रूरत होगी। इससे एडवाइस यू कि अगर आपके पास क्लमज़ी हैंडराइटिंग है ना, तो आप उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे तो अपने आप थोड़ा फैलने लग जाएगा। तो वो एक एडवाइस है जो मैंने यूज़ की थी, मेरी भी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी थी। उसके अलावा जनरल मिस्टेक्स ऑफ पीआईक्यू जो होती हैं, वो ले सकते हो आप। पहली कि लोग क्या करते हैं कि पीआईक्यू में झूठ-मूठ का लिखना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरा पीआईक्यू क्या पूरा एसएसबी का जो प्रोसेस है, वो आपको असेस करने के लिए है। अगर आपने यहाँ झूठ बोल भी दिया, तो यही सेम झूठ अगर उन्होंने इंटरव्यू में आपको पकड़ लिया, फिर साइकोलॉजी में उन्होंने ऐसे ट्रेड देख लिया आप में जो उनको लगे कि नहीं, नहीं, ये बंदा दोनों सेम चीज़ें नहीं है, इसने यहाँ झूठ लिखा है क्योंकि जिस तरह से इसने एक्ट किया है, जिस तरह से इसने सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। या फिर जीटीओ जब आपसे बात कर रहे हैं, आपके कमांड टास्क के टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं रैंडमली, और इस सब में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हमेशा भी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, कि वही एंड में करना है। रेसिपी का मेन एम जो है, एम क्या है? एम है कि हमें बस अपने आप को वहाँ देना है, अपने आप को पोर्ट्रे करना है, जैसे आपको पहले वीडियो से बताते आ रहा हूँ। तो वही हमारा काम भी है। सेकंड जो चीज़ है वो है कि पीआईक्यू फॉर्म में काफ़ी बार लिखा रहता है कि हमें किस तरह से लिखना है, ब्लॉक लेटर्स, कर्सिव, बोल्ड, जो भी है। और काफ़ी लोग उसको फॉलो ही नहीं करते, मतलब कि छोड़ दो, कैसे लिखना लिख दो, पढ़ते ही नहीं है। अब यहाँ बात बहुत बड़ी नहीं है, पर एक 19-20 का जो फ़र्क है ना, वो यहाँ क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हमें एम करना है, हमेशा से 20 में रहेंगे। और जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत टाइम मिलता है, ठीक है? इसलिए आराम से सोच समझ के अपना पीआईक्यू बनाओ। और हर पीआईक्यू जब भी आप बना रहे हो ना, तो समझ सकते हो आप कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन दैट पीआईक्यू। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन को आप समझो, मतलब कि किसी से मे बी दूसरों को बोलो कि यार मैंने अपना पीआईक्यू भर दिया एंड तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। सो यू शुड बी रेडी कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर दो, ठीक है? पीआईक्यू में इसके अलावा और तो मुझे कोई ऐसी स्पेशल बात लगी नहीं जो आप मिस आउट कर सकते हो। यही था। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चले आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। एंड अभी हमारा साइकोलॉजी का दिन शुरू हो जाएगा। एंड मैं आपको कुछ भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बताऊँगा किसी चीज़ का, क्योंकि थिंग्स कैन चेंज ना, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे हम लोग की नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अचानक से कोरोना आ गया ना, अब हमें उसकी तरह अडेप्ट करना पड़ा। अभी अगर हम लोग का ऐसा एटीट्यूड होता है लाइफ की तरफ कि जो होता है चलो ठीक है, लिव द मोमेंट, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को ये अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट बिकॉज हम लोग ने इतना बना लिया कि नहीं यार, हमारी लाइफ ऐसी 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 ही होगी, इसलिए हमें उस नई चीज़, नए सिचुएशन को एनैक्ट या अडेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। और ये चीज़ मुझे एसएसबी में नहीं चाहता कि लोगों को ये प्रॉब्लम हो, इसलिए भी ओपन, कुछ भी हो सकता है, हमें हर चीज़ के लिए ओपन रहना है। तो इसी ओपन माइंडसेट के साथ चलो शुरू करते हैं एक्चुअल साइकोलॉजी। तो इसमें जो हमारा काम होगा, सबसे पहला होगा कि हमें डब्ल्यूटी से शुरू करूँगा। अब मैं क्यों डब्ल्यूटी से शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि डब्ल्यूटी की छोटी से छोटी मिस्टेक अगर आप 60 के 60 वर्ड्स में इम्प्लाई कर लोगे, तो एक बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड ऑफ मिस्टेक बन जाती है वो, ठीक है? इसलिए सबसे पहले हम डब्ल्यूटी को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हैंडराइटिंग बात मैं हर बार बोलूँगा नहीं, हैंडराइटिंग ग्रांटेड है। हर जितने भी हम लिख रहे हैं अभी साइकोलॉजी, सब में क्रिस्प होना चाहिए। हर चीज़ एक करारेदार होनी चाहिए, मतलब क्रंच होना चाहिए उसमें, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेड होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप एक लाइन लिख रहे हो डब्ल्यूएटी में, जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जो एक एक लाइन है, वो ऐसे ट्राई करो कि आप एक छोटा लिखो, जिससे कि जब आप नेक्स्ट वर्ड में जा रहे हो, तो अगर प्रीवियस वर्ड जल्दी ख़त्म हो जाए, आपको कोई बैकलॉग ना बचे, ठीक है? तो ये एक एडवाइस होगी। फिर कुछ एडवाइसेस जो होती हैं, वो बहुत ही अभी ब्रॉड में बताना चाहूँगा, ये जो एडवाइस है, ठीक है? तो जो पहली चीज़ होती है कि जब भी आप कोई वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक सेंटेंस लिख रहे हो ना, तो जो सेंटेंस है आप 4 प्रकार में लिख सकते हो। आपको स्काई दे दिया, अभी स्काई के साथ आप क्या बेसिकली 3 वर्ड बना सकते हो सकता है बना दो कि स्काई इज़ एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़, स्काई इज़ ब्लू, आई लाइक स्काई। अभी स्काई इज़ एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ा बहुत आपकी
पर्सनालिटी झलका रही है, फिर आपके बारे में कुछ बता रही है। एंड नेक्स्ट है इसका, तो फिर इसको मैं बेस्ट ऑर्डर दूंगा। हायरार्की जो अगर मैं सेट कर रहा हूँ ना WAT में किस तरह के आपको सेंटेंस लिखने चाहिए, तो हाईएस्ट ऑर्डर होगा कि आप अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके कोई सेंटेंस लिखो। सेकंड हायरार्की जो होगी सेकंड ऑर्डर में, वो होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ आप वहाँ रख रहे हो। जैसे कि स्काई इज ब्लू जो हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ सबको पता है ब्लू है तो है, पर एक ट्रुथ है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी को झलक नहीं रही है। और ये जो थर्ड वे है उससे बेटर है। थर्ड वे क्या होता है, आई लाइक्स का है। आई लाइक्स का है तो आपके बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं बता रहा। अभी सेकंड वे जो होता है, जो बोलते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, इडियम्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, ये सब से एटलीस्ट ये पता चलता है कि आप स्मार्ट हो, आप अप टू डेट हो, आपको नॉलेज है वर्ड्स की, सेंटेंसेस की। पर थर्ड वे कुछ भी नहीं बता रहा, वो बस बता रहा है कि हाँ मेरी मुझे पसंद है। इससे आपकी पर्सनैलिटी नहीं झलकती। एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ SSB, इफ़ यू वांट टू जज योरसेल्फ, अगर आपको समझना है कि आप कर रहे हो सही है कि गलत, समझने की कोशिश करो कि जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो सेंटेंस लिखना हो गया, पिक्चर का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, या फिर अपने बारे में कुछ बोल रहे हो, ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी उसमें झलक रही है मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, इंटेंट सही होना चाहिए, बट आपकी पर्सनैलिटी अगर झलकी ही नहीं तो पूरा जो गेम है ना वो मतलब पानी में चला जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वही तो आपको काम करना है डे। ठीक है, इसीलिए पूरा टाइम हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है, और वही जज कर पाएगा हमें एंड ऑफ द डे। तो मैं एडवाइस जो मेरी होगी WAT के लिए, वो होगी कि अपने आप को मतलब समझ जाओ कि आपको फर्स्ट वाले टाइप की वर्ड देने, जो अपने आप से सोच के आप बना सकते हो, और अपनी फीलिंग्स उस वर्ड से आप एक्सप्रेस करके एक सेंटेंस में लिख रहे हो। और जैसे टाइप के वर्ड्स हैं वो आप प्रैक्टिस करके ही बना पाओगे। ठीक है, जितने सारे वर्ड्स आप देखोगे कि टाइम भी बहुत कम रहता है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब लिख के बाकायदा 60 वर्ड्स के टाइम लिमिट के साथ करते रहो प्रैक्टिस, या पेरेंट्स को बोलो खाना खा रहे हो, या फिर तो फिर वर्बली ही एक वर्ड ले लो और उसको बोल दो। यार अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। अब बैठे हुए हो तो क्वेश्चन है, मेरे रूम में किताबें हैं, फ्रेम है, लाइट है, इन सब वर्ड्स का आप बनाना स्टार्ट करो। अगर आप सोचने लगोगे ना तो अपने आप का माइंड चलने लगेगा, और इससे आपको अपने आप से पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या सोचते हो। और यहाँ ही बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें कोई भी वर्ड देते हैं तो हमें उसका एक पॉजिटिव आउटलुक देखना चाहिए। जब नाइफ है, नाइफ इज़ यूज टू किल एंड नाइफ इज़ यूज टू कट वेजिटेबल्स, दोनों यूज़ कर सकते हो, और दोनों आपकी मोस्टली मतलब ये तो फैक्ट ही होगी, बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट है ना यहाँ पर। तो एक पॉजिटिव फैक्ट को रखोगे तो बेटर आउटलुक रहेगा। एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वो लोग दो वर्ड्स तो मिनिमम, एक ऐसा वर्ड होता है जो दो बार रिपीट करते हैं बेसिकली। तो अगर फर्स्ट और 40th वर्ड है, तो भी क्या याद है फर्स्ट वर्ड में क्या लिखा। तो जनरली एम रहता है हमारा कि फर्स्ट और 48 वर्ड जो मतलब जो भी कॉमन वर्ड्स आए हमारे पास, वो सिमिलर सेंस में होने चाहिए। जैसे कि नाइफ इज यूज टू कट अ रोप, नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स। ये नहीं कि नाइफ इज यूज टू किल ह्यूमंस एंड नाइफ इज यूज टू, नाइफ कैन बी यूज टू किल ह्यूमंस एंड नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट टाइप के वर्ड्स और सेंटेंसेस हो गए हैं, हमें सिमिलर रखने हैं क्योंकि हमारी एक पर्सनैलिटी है। और ये नहीं बोलोगे कि इससे पर्सनैलिटी गलत या डिफरेंट हो गई अगर आप पूरे डिफरेंट सेंटेंस रख रहे हो। पर एक हेल्प रहती है, अगर आपका सेम सेंस में दिमाग चल रहा है ना, तो एक सही चीज़ पोर्ट्रे कर पाता है। वरना साइकोलॉजिस्ट को डाउट होगा कि क्या है मतलब यहाँ ऐसा सोच रहा है, बाद में आके ऐसा सोचने लगे। तो इसीलिए हमेशा एक इसीलिए चीज़ होती है कि क्रिस्प लिखोगे ना तो अपने आप को टाइम बचता रहेगा, सोचने के टाइम रहेगा, और आप जो वर्ड्स कभी प्रैक्टिस नहीं किए उनके बारे में कुछ अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड एसोसिएशन। हाँ, एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड मिस नहीं करना है हमें। जैसे नेगेटिव वर्ड्स मिस नहीं करने, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई वर्ड्स आ जाए, फुटबॉल क्रिकेट ऐसे कुछ के, तो उनको मिस मत करो। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना बनाने दो किसी को कि ये एक वो ग्रुप है जो सार्थक सिंह या आप जो भी हैं नहीं सोच सकते हैं, इसके बारे में इन लोग को आइडिया ही नहीं है या फिर बोलना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा कुछ कभी ग्रुप बनाने का चांस ही नहीं दो। इसका निकलने का लूपहोल का आइडिया ये है कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा तो ये लिख दो कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। वर्स्ट के सिनेरियो लिख दो आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। तो मतलब अगर मतलब चाकू ही दे दिया तो फिर नाइफ इज़ गुड लिख दो। मतलब कुछ नहीं, देखो कुछ वर्ड्स तो होंगे ना, जैसे अगर आप 60 वर्ड्स हैं, एटलीस्ट 30 से 40 वर्ड्स क्वालिटी वर्ड्स होने चाहिए, और बाकी के 20 टाइम मिल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से अगर छूट रहे हैं बीच में कुछ तो वैसे फिलअप करते रहे करो। मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दो। ठीक है, अटेम्प्ट करना चाहिए हमेशा में। तो वो एक एडवाइस होगी एक और। एंड उसी के साथ आई थिंक WAT मोर और लेस फिनिश हो जाता है। तो वेलकम, और ये सेक्शन होगा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें 10+1 या 9+1 के फॉर्मेट में आपको स्लाइड्स दे देंगे। और PPNDT और TAT में डिफरेंस क्या होता है, PPNDT में जो पिक्चर होती है वो ब्लर होती है। क्यों होती है ब्लर, जिससे डिफरेंट लोग की डिफरेंट ओपिनियंस हो
और फिर वो लोग भिड़ सकें, एक डिस्कशन हो सके। यहाँ पर थिएटी में सेम पिक्चर, क्लियर पिक्चर दिखती है कि आप कोई और सोच ही नहीं सकते, हम लोग कुछ और, बहुत ही क्लियर रहती है। तो इसीलिए जो हमारा टीएटी में कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, मतलब बताता नहीं है, कोई है नहीं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली कि अगेन क्रिस्प वगैरह तो है, हमें एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना चाहिए, बॉडी, हेडिंग एंड एंडिंग। एंड मॉरल जो होता है, तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जो मॉरल होता है, जो एंडिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि जो एंडिंग है वो आपको पूरा, जितना भी आपने बनाया है ना, जितना भी आपने मेहनत करके पूरा अपना स्टोरी कही है, लास्ट वाले पार्ट में आप कचरा कर सकते हो। क्यों करोगे? क्योंकि तब नेक्स्ट वर्ड आने का चांस हो जाता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में लास्ट वर्ड जो होता है, लास्ट पार्ट जो होता है एंडिंग, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ते हैं, गंदा लिखते हैं, इंफीरियर क्वालिटी का रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा देखने की कोशिश करो। अगर आपका जो स्टोरी है, जो भी आप टी कर रहे हो, वो अगर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ये उंगली है, अगर आपका जो बॉडी है वो ये उंगली है, और अगर आपका जो एंडिंग है वो भी एक उंगली है, तो भी जब ये इंडिविजुअल उंगलियां इस वॉल को मारेंगी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। जो एंडिंग होता है वो एक उंगली के साथ साथ एक कंसोलिडेटर होता है, एक ऐसा बाइंडिंग एजेंट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो सारी उंगलियों को एक साथ मिला सके और एक मुट्ठी बनाए। और जब ये एकाग्रता से, जब सारी उंगलियां एक साथ आके जो ये मुट्ठी बनती है, इस मुट्ठी का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और मैं बोलूँगा कि अगर एक स्टोरी जो है, वो भी जिसको जितना भी उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर इसका जो इम्पैक्ट है वो बेटर कर दिया जाए, तो स्टोरी 30% इम्प्रूव कर सकती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे उसको 10% वाला भी मत देना और 50% जितना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, 30% तक वो आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। और जो एंडिंग होती है वो पूरा आपका, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने एंडिंग के बारे में एक प्लान रखना चाहिए कि ये मेरा मॉरल है, इसलिए इस बेसिस में मैं अपना पूरा बना रहा हूँ। बिकॉज एंड ऑफ द डे वही झलकना है, वही आएगा, वही कैच करते हैं लोग। जनरली लोग स्टार्टिंग और एंडिंग ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, बॉडी उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते। बट अगेन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो पूरे एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से हमें आंसर भी करना है, ठीक है। तो ये होगी तीसरी के आसपास मिस्टेक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसा पिक्चर दे दिया जिसमें, मतलब ऐसा है कि कोई बंदा है जो रिवर नहीं क्रॉस कर पा रहा, तो यहाँ पर दो तरह की मिस्टेक्स आप कर सकते हो, दोनों मैं बताऊंगा। पहला है कि ऐसा आप कर सकते हो कि ये, इसको मैं नंबर 4 दे देते, पॉइंट नंबर 4, कि आप ऐसा लिख दो कि मैं हूँ, नहीं, शाम सपना देख रहा था, सपने में एक बच्चा था जो पानी नहीं क्रॉस कर पा रहा था और शाम का सपना खुल गया। या फिर तरुण जो है वो एक अपना ड्राइंग कर रहा था जिसमें उसने एक बच्चे को रिवर क्रॉस ना करते हुए दिखाया है, तो उसके दोस्त आके बोलते हैं कि ऐसा दृश्य नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिविटी फैलती है, ऐसा करके कुछ। ये एक तरह का हो गया कि मतलब आपने एक थर्ड फोर्थ पर्सन टाइप का कैरेक्टर भी डाल दिया, और आपने कुछ अपने बारे में, पर्सनैलिटी जो अपनी है यहाँ पर कुछ आई ही नहीं ना। एंड वही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसीलिए एम करना चाहिए हमें कि जब भी हम कोई भी ऐसा, मतलब बना रहे हैं स्टोरी या कुछ भी है, तो उसमें मतलब थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए ना, किस तरह से है। और ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसका दूसरा पहलू जो गंदा हो सकता है वो है कि आप लिखो कि शाम रिवर नहीं क्रॉस कर पा रहा था, और फिर एक अचानक से एक बोट आती है जो उसको रिवर क्रॉस कर देती है। अभी क्या क्या हुआ देखो, प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, पर आप किस तरह से कर रहे हो। बिकॉज प्रॉब्लम लाखों लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आपका अप्रोच जो है, 2 पॉइंट्स, आप या तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, घुमा फिरा के भी पहुंच सकते हो। अगर आप सबसे अच्छे में पहुंचोगे उस फाइनल कंक्लूजन पे, तो सबसे बेटर है। अभी अगर आप बता दोगे कि हाँ यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो क्या मतलब बनता है? जो जर्नी होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। लाइफ इज़ अ जर्नी, एंड जर्नी इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए जो जर्नी होती है वो हमें हमेशा ध्यान से और थोड़ा डिटेल में बतानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये नहीं लिख के कि कोई आके मदद कर लिया, कि गॉड आके हेल्प कर दिया, कि भगवान की वजह से कुछ हो गया, कि कोई और आ गया, कि सरपंच ने विलेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऐसा ना लिखकर कि मैंने ये सजेस्ट किया, सपोज कि आगे चल के देखा कि लिवर थोड़ी पतली हो रही है, फिर मैंने लंबा सा डंडा देखा, वो डालने की कोशिश की और रिवर क्रॉस किया। कुछ अपनी तरफ से प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक झलक जाती है। वही अगर आप ऐसा कुछ लिख दोगे तो मतलब लिखने के लिए लिख दिया, ठीक है, बट इससे हेल्प क्या होगी? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कभी भी आ नहीं रही है ना बाहर। तो हमें एम तो वही है। इसीलिए जो भी आपको जेन्युइनली लगता है और एक प्रॉब्लम का जो भी स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, वैसे टाइप का सोचो और फिर उसको लिखो। वो मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस होगी यहाँ पर, कि मतलब एक तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स में ऐड करो, भगवान के जैसे कुछ नहीं होने वाला, एंड
जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो उसे टैबुलेटेड फॉर्म में करो, मतलब कि स्टेप वाइज होना चाहिए वो, और स्टेप्स झलकने चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए हर एक स्टेप की, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी हमारे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के लिए। एंड अभी आते हैं थोड़ा बहुत ब्लैंक स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। पहले के लोग प्रिपेयर करके ही नहीं जाते, वो लगता है जो आएगा तब बोल देंगे। और दूसरे के लोग इतना प्रिपेयर करते हैं कि उनकी जो नॉर्मल स्लाइड होती है, जो ब्लैंक वाली होती है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। अब ब्लैंक के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, फिर आप नॉर्मल के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। जो नॉर्मल होते हैं, अगर आपको ब्लैंक में आपको पता है एंड में कुछ लिखना है, तो आप आधे टाइम में भी वो काम कर सकते हो अगर आपने ब्लैंक प्रिपेयर किया हुआ है। और ब्लैंक जो होती है ना, वो आपकी सेल्फ से रेजोनेट करनी चाहिए। तो बेसिकली मुझे लीडरशिप और स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं। उस टाइम मैं बास्केटबॉल बहुत खेल रहा था, तो मैंने अपनी ब्लैंक स्लेट बनाई थी, वो ऐसी थी कि हम लोग एक बास्केटबॉल का मैच खेल रहे हैं, 5 लोग एंड एक टीम में, एंड हमारा जो कैप्टन होता है वो फर्स्ट क्वार्टर में इंजर हो जाता है। सेकेंड क्वार्टर ख़त्म होते होते हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम लोग 15 से 20 पॉइंट की डेफिसिट से हार रहे होते हैं। और अभी ब्रेक के टाइम पे हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आगे आता हूँ, मैंने अपना टीम का प्लान बनाया, थोड़ा बहुत पोजीशंस चेंज की, एंड हम लोग को डेफिसिट कवर करके जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मैंने एक स्टोरी बनाया। अब ऐसे टाइप की स्टोरी में एक चीज़ जो लोग गलती कर सकते हैं वो है कि अगर जो आप चीज़ लिख रहे हो, अगर आप उस चीज़ को जानते नहीं हो तो आप और गलती कर सकते हो। जैसे मैं लिख सकता था कि इसी गेम में 20 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट का अंतर हो गया और हमने 100 पॉइंट कवर कर लिए। अभी हाफ टाइम में 100 पॉइंट कवर करना लगभग नामुमकिन टाइप का काम हो जाता है बास्केटबॉल में। इसीलिए ये सब नॉन रियलिस्टिक चीज़ें नहीं रखनी है। जो आपको जेन्युइनली लगता है पता है उसी के बारे में लिखो, सेफ भी रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको उसी के बारे में तो जानना है, ठीक है। इसीलिए ये मैंने अपने ऐसे ब्लैंक स्लेट बनाया था। मैं एडवाइस करूँगा कि अपने ब्लैंक स्लेट का जो लेवल है वो इक्वल रखें, एंड एटलीस्ट 5 सेट ऑफ टीएटीज तो ट्राई कर लेने चाहिए। उससे काफ़ी अच्छी एक आइडिया मिल जाती है, ग्रिप रहती है, एंड उससे आपका ब्लैंक स्लेट का आपको लग जाएगा कि कितना आपको लेवल रखना चाहिए ब्लैंक स्लेट का। मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अगला वाला जितना साइकोलॉजी बचा हुआ है दूसरे वाली वीडियो में मैं डाल दूँगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। मैंने अपना हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके अलावा चलो यार, बस मिलते हैं अगले वाली वीडियो तक। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।